नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कारवां पहुंच चुका है फिरोजाबाद। जोरदार तालियां फिरोजाबाद की जनता आपके सामने है। इस वक्त ये वही शहर है दुनिया भर में जिसकी पहचान कांच उद्योग के तौर पर की जाती है और यहीं की बनी चूड़ियां जो हैं वो महिलाओं की कलाई पर सजती हैं। खैर, राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो 2009 लोकसभा चुनाव इसी सीट से अखिलेश यादव जीते थे। ये अलग बात है कि उनके इस्तीफा देने के बाद इसी सीट पर उम्मीदवार उनकी पत्नी डिंपल यादव हार गई थी। दशकों का कांग्रेस का सूखा समाप्त हुआ था। 2014 लोकसभा चुनाव मोदी लहर में भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और 2019 में चाचा भतीजे की लड़ाई के चक्कर में इस सीट पर सत्ता का सूखा बीजेपी के लिए खत्म हुआ है। ऐसे में अब यहाँ की जनता के सवाल क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, मांगे क्या हैं, उसका समाधान क्या नेता दे पाएंगे? मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस सियासी खबर पर जिसके ऊपर संग्राम मचा हुआ है, अयोध्या रामलला के दर्शन। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कैबिनेट के मंत्री, अलग अलग पार्टियों के विधायक सभी पहुंचे अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर कोई गैर हाजिर रहा तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे। कुछ दिन पहले आप जानते हैं अखिलेश यादव से जब इसी बात को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बड़े आराम से कह दिया था कि वो जाएंगे अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन तभी जब प्रभु राम उन्हें बुलाएंगे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर कल निशाना साधा और आज पूरी की पूरी बीजेपी आक्रामक समाजवादी पार्टी पर कि विधायक गैर हाजिर रामलला के दर्शन करने में। इसी को लेकर जो सियासत है उससे शुरुआत कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आज करेंगे। पहले जल्दी से एक सियासी वार पलटवार वाली रिपोर्ट देखिए आप। सर्वधर्म संभाव हो गया, सर्वदल संभाव हो गया। केवल एक सपा है जो सफा हो जाएगी, वो नहीं आई। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर लीना। देखिए, मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र हमेशा देश की संस्कृति के खिलाफ रहा है। वो केवल सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है। जैसे ही वो बुलाएंगे अपने पत्नी, धर्मपत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने क्षेत्र रूपी परिवार के साथ हम वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे, दर्शन करेंगे। भगवान प्रभु राम के हम दास हैं। पुराने साथी अखिलेश जी चलते तो कितना मजा आता। आनंद है, आएंगे उस हट के नहीं रहना चाहते हैं, हट के सहयोग करेंगे, जाएंगे दर्शन करने। सबका व्यक्तिगत निर्णय है और उससे ऊपर बात यह है कि उन्होंने वहाँ जाने से मना नहीं किया। उन्होंने, हो सकता है उनका कोई राजनीतिक कहीं कार्यक्रम हो या कोई और चीज़ हो, तो उन्होंने कहा कि वो जाएंगे, जब उनकी इच्छा होगी वो तब जाएंगे। अखिलेश जी नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि अगर आएंगे भी तो प्रभु श्री राम उसकी आने को कबूल भी नहीं करेंगे। जब उनकी इच्छा होगी तभी हम उसमें जा सकते हैं, किसी की बुलाए। मैंने तो तय कर लिया है कि जब भी दर्शन करेंगे पैदल जाके करेंगे, तो जब प्रभु की इच्छा होगी तभी हम लोग दर्शन करेंगे। अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते ही हैं, और आपके टिकट कौन बुक कराता है ये भी आपको पता है। तो फिरोजाबाद की जनता तैयार है अपने सवालों के साथ। किस किस के सवाल है, हाथ जल्दी से ऊपर कीजिए। ये देखिए आप, यहाँ कितने लोग सवालों के साथ तैयार हैं और जवाब देने के लिए जो नेता मंच पर मौजूद हैं, एक एक करके उनसे आपका परिचय कराते हैं। हरिओम यादव जी हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नीरज यादव जी, पूर्व प्रदेश सचिव छात्र सभा समाजवादी पार्टी से मौजूद है। सत्येंद्र जैन सोली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आगरा मंडल प्रभारी कोऑर्डिनेटर बीएसपी से, और संदीप तिवारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोरदार तालियां अपने नेताओं के लिए। शुरुआत नीरज जी से करते हैं। ये अयोध्या रामलला के दर्शन से दूरी, ये समाजवादी पार्टी की क्या मजबूरी? समाजवादी पार्टी रामलला के मंदिर से कहीं दूर नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी का जो बयान था, समाजवादी पार्टी आज भी उस पर अटल है
फिर सारे परिवार के साथ और सारे लोगों के साथ दर्शन करने जाएंगे। सब लोग तो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, मतलब मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री जा रहे हैं, सारी पार्टियों के विधायक जा रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी नहीं जा रही है। क्यों? आप लोगों की जिद में? जी, क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको क्या लगता है ये दूरी क्यों है इनकी? देखिए, ये लोग न तो सनातन धर्म को मानते हैं, न भगवान को मानते हैं। अगर राम लला तो सारी दुनिया के हैं और वहाँ सबको जाना चाहिए। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं, किसी ने किसी को रोका है। राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और राम जन जन की आत्मा है। इस भारत की आत्मा में राम बसते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है? बिल्कुल समझ में आती है। तो फिर क्यों दूरी है अयोध्या? कोई दूरी नहीं है, राम जन जन के हैं, राम हम सबके हैं। कह रहे हैं राम हम सबके हैं, राम जन जन के, उनकी कोई दूरी नहीं है। दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। जब अच्छा समय आएगा सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी, हम पहुंच जाएंगे। ओहो, मुहूर्त देखकर समाजवादी पार्टी पहुंचेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तो जा रही है। आपके विधायक तो गए दर्शन करने के लिए। देखिए, हमारे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 22 तारीख से पहले भी दर्शन करने गए थे। तकरीबन 15 तारीख को वो दर्शन करने गए थे वहाँ पर। और देखिए, अगर भगवान राम के असली पुजारी हम लोग हैं और जो व्यापारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने राम जी को मंदिर से और पूरे जनमानस के दिलों से हटाकर मतपेटिकाओं पे पहुंचा दिया है। आप जानते हैं, ये सिर्फ व्यापारी लोग हैं, रामचंद्र जी का व्यापार कर रहे हैं। आप लोग हैं राम जी के पुजारी, मतलब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यहाँ हम कांग्रेस वाले जो हैं वो राम जी के पुजारी हैं, और ये बीजेपी की तरफ से हरिओम जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस कह रही है बीजेपी वाले राम जी के व्यापारी। देखिए, भगवान राम को पूजने सारी दुनिया के लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई सनातन धर्मी ऐसा नहीं है जो भगवान को दर्शन करने न जा रहा हो। पर समाजवादी पार्टी तो नहीं गई। अब समाजवादी पार्टी का सोच सनातन धर्म को मानते ही नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं है। आप वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों को बीजेपी के प्रवक्ता से एनओसी थोड़ी ना लेनी होगी। भगवान राम जब बुलाएंगे हम लोग जाएंगे। अभी तक बुलावा नहीं आया। आज भी भगवान शिव के मंदिर गए थे हमारी पार्टी के सारे विधायक। मतलब अयोध्या राम मंदिर रामलला के दर्शन का बुलावा नहीं आया आप लोगों को? भगवान सेवा लगे क्या? भगवान राम की बात हो रही है ना। आप उनको धर्म नहीं मानती? भगवान बांट लिया आपने। कौन ने? आपने भगवान बांट? भारतीय जनता पार्टी ने बांटे हैं। कह रहे भगवान भारतीय जनता पार्टी ने बांट दिए, वो शिव जी के भक्त बनकर खुश है। देखिए, भगवान को कोई दुनिया में नहीं बांट सकता। भगवान, हमने पहले ही किया कि भगवान जन जन की आस्था के केंद्र हैं और भारत की आत्मा में भगवान राम बसते हैं। हम लोग उनके आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। कहाँ? वो तो कह रहे हैं आप लोग व्यापार करते हैं, आप लोग चुनाव में राम जी को भुनाना चाहते हैं, आप लोग जबरदस्ती विपक्ष को टारगेट करना चाहते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी पर भी दबाव बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने पिता को पिता नहीं मानते, जिनका अपमान किया, तो भगवान को गाली देने में क्या जा सकता? मतलब किसने पिता को पिता नहीं माना? किस बेटे ने पिता का अपमान कर दिया? खुलकर बोलिए ना। आदरणीय नेताजी का जो अपमान हुआ था सारे देश ने देखा था, वही नेताजी की आत्मा समाजवादी पार्टी को कभी सत्ता में नहीं आने देगी। ये मैं लिख के दे सकता। लीजिए, बेटे ने पिता का अपमान कर दिया, भगवान जी के दर पर तो कहाँ ही जाएंगे, वो कह रहे हैं। आदरणीय प्रवक्ता जी जो बीजेपी के वो आरोप लगा रहे हैं कि बेटे ने पिता का अपमान कर दिया। कब किया और कैसे किया? आदरणीय नेताजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुद राष्ट्रपति किया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए। शायद आप भी तब समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, आप भी एक। हाँ जी, वो कह रहे हैं आप भी तो तब समाजवादी पार्टी में थे, पिता ने तो पुत्र का राज तिलक किया, अब आपको कहें कि घुनने से बेटे से। देखिए, सन 2016 का सबने वाकया पूरे देश ने देखा था। जो नेताजी का अपमान किया था, उसी अपमान की वजह से उन्हें याद नहीं है। उन्हें याद दिलाइए कौन सा अपमान, वो पूछ रहे हैं कौन सा अपमान किया था। नेताजी को, जब नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बेइज्जत करके हटाया गया, अपमानित करके हटाया गया। पिता राम ऐसे आदर्श थे, अपने पिता ने कहा भी नहीं था बन जाने के लिए, केवल उनके मंत्री ने कहा था। जब उन्होंने पूछा था कि हमारे पिता को कष्ट क्या है, जो राजा बनने जा रहे थे, केवल मंत्री ने ही कह दिया था कि इस तरह तुम्हारी माँ ने आपके लिए मांगा है, और वो आदर्श पुत्र साबित हुए थे। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी वो कह रहे हैं कि इनमें तो घर में इन्होंने अपने पिता की
इज्जत नहीं की तो भगवान राम के तो कहाँ दर्शन करने जाएंगे? क्या लग रहा है आपको इस वजह से फिरोजाबाद जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ था अब रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए बहन मायावती जी ने जो राम मंदिर के जब निमंत्रण मिला तो उन्होंने उसका स्वागत किया है और समाजवादी पार्टी की जो बातें हैं या जो भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं ये आपसी दोनों की नूरा कुश्ती है और नूरा कुश्ती के चक्कर में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके लेमलाइट पाने का केवल एक साधन है और कुछ नहीं है। और आप लोगों का तो कुछ है ही नहीं फिरोजाबाद में, है ना? बीएसपी के लिए तो कोई जमीन ही नहीं है यहाँ पर, मतलब जो लड़ाई है यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, आपको के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। मैं तो फिरोजाबाद की बात कर रही हूँ सर। फिरोजाबाद में हमारा विधायक रहे हैं, इससे पहले विधायक रहे हैं और सांसद तो याद नहीं होगा, घबरा होगा। हाँ सांसद नहीं हुए लेकिन लगातार जनता का संघर्ष जारी है। अगर आप उस पर बात करेंगे क्योंकि अभी हो ये रहा है। आप सबकी बात करते हैं, आप सबकी बात करते हैं तो सबकी बात क्यों ना करें, सबकी बात तो करनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए आपको छोड़कर आपकी पार्टी में जो अपर कास्ट के नेता हैं वो कितने हैं यहाँ पर, गिना पाएंगे? बहुत सारे नेता हैं। आप इससे पहले कहते तो मैं सूची ला के दे देता आपको। अभी नहीं है सूची? नहीं आप कहेंगे तो गिनवा देंगे। नहीं कोई बात नहीं, चलिए हम जनता के बीच में चलते हैं, जरा जनता से पूछते हैं आप लोगों में किसके सवाल है? हाँ जी खड़े हो जाइए, किससे सवाल है आपका? साहब मैं आपसे ये है बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं होती है, शिक्षा पे बात क्यों नहीं होती है? बेरोजगारी का सवाल पूछूं बीजेपी के नेता से? मैं चलती हूँ पूछती हूँ, बेरोजगारी पर जवाब दीजिए नेताजी। बीजेपी का राज है और वो कह रहे बेरोजगारी की समस्या। देखिए बीजेपी ने जितना काम किया है आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। कितने रोजगार दिए सर आजादी के बाद? देखिए रोजगारों की कोई गिनती नहीं है। अच्छा। कई योजना ऐसी चलाई है लोगों को स्वयं रोजगार मिला है। अच्छा। जैसे कौशल विकास योजना में समता स्वयं सहायता समूह, जिससे लोग नौकरी में जितना पैसा नहीं कमा सकते थे वो अपने रोजगार धंधों से 4 गुना पैसा कमा रहे हैं। यहाँ तो लोगों की बड़ी शिकायत है कि वो कुटीर उद्योग के तौर पर जो कांच का काम होता था उसको भी धक्का लग रहा है, वो भी बंद हो रही है। कांच की चूड़ियां बनने का काम धीरे धीरे मंद पड़ता जा रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए कांच का काम मंद पड़ता जा रहा है ये लोग कह रहे हैं, तब भी फैक्ट्रियां नई बढ़ती जा रही है। बोतलें बनाने की, बोतलें बनाने की, गिलास बनाने की, चूड़ी बनाने की, मतलब काम बढ़िया तरीके से हो रहा है। नेताजी कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है। रोजगार के कहाँ सवाल पूछ रहे हो, स्वरोजगार की तरफ सरकार बढ़ रही है। आज देश की स्थिति ये है, आपको रोडों पर चलते बेरोजगार बाप और बेरोजगार बेटा मिल जाएगा। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो मेट्रो ट्रेन आप यहाँ खड़ी हैं, जैसे आज जिस जगह आप खड़ी हैं इसे 100 सैया जो आपके पीछे है ये समाजवादी पार्टी ने बनाया, जिसको कोरोना काल में बहुत इस्तेमाल किया गया। सरकारी ट्रामा सेंटर सामने है, पहले हाल इलाज नहीं मिलता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये ट्रामा सेंटर बना जब इलाज मिला। और बीजेपी प्रवक्ता की बात कि रोजगार इनका खुद में है, अपना साथ अपना विकास। अच्छा, सबका साथ सबका विकास नहीं है, रोजगार की समस्या है यहाँ पर या नहीं है? देखिए मैडम, जब यूपीए की सरकार थी 2013 और 14 तक आप ले लीजिए तो जो बेरोजगारी की दर थी हिंदुस्तान में वो होती 4.9%। और यही CMI की जो रिपोर्ट आई है 4 महीने की, क्योंकि सरकारी आंकड़े आने तो बंद ही हो गए हैं, तो वो जो बेरोजगारी हिंदुस्तान में दर है वो 8 से 9% है, जस्ट डबल। और फिर भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम रोजगार, मैं ये जानना चाहता हूं, जब उनका पहला टेन्योर था तो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो अब तक आप ये बता दीजिए उन 10 सालों में वो 2-2 करोड़ करके रोजगार अगर हम देंगे हैं तो वो कहाँ गए रोजगार? अभी तक आप बता दिए। आपने जो ठेका प्रथा शुरू कर दी है, जगह जगह पे आप ठेके पे लोगों को रख रहे हैं, और पूरे कोरोना काल में आपने सिर्फ लोगों को इलाज तो नहीं दिया लेकिन हाँ ठेके जरूर चलाए। एक सेकंड, आपने यहाँ पर जो आंकड़े बता दिए, मुझे लगता है हरिओम जी के पास चलते हैं, वो पता नहीं कौन से रोजगार बेरोजगारी वाले आंकड़े बता रहे हैं, आपकी सरकार को घेर रहे हैं। आपके पास जवाब है तो दे दीजिए सर। देखिए जवाब है हमारे पास, ये यही रोना रोते हैं और इस रोने के बाद, ये रोना है इनका रोना, और इस रोने के बाद कई प्रांतों में इनकी सरकार थी वो चली गई। और अगर आई भी तो है, तेलंगाना में आ गई, कर्नाटक में आ गई, हिमाचल प्रदेश जहां से आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके गृह राज्य में भी हार गई बीजेपी। ये बेरोजगारी की का समस्या होती तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आती, राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं आती, और वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार। कहाँ बेरोजगारी की समस्या? बेरोजगारी की समस्या ही नहीं है वो कह रहे हैं। अगर बेरोजगारी की समस्या होती, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का काम, जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, उनका काम सिर्फ झूठ बोलना है।
हमको प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए। हरिओम जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सरासर इनके जो शीर्ष नेतृत्व है वही झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल दिया? ये बताइए, अभी आज से 4 दिन पहले बजट पे जब चर्चा हो रही थी तो सीतारमण जी ने कहा कि हमने 3 करोड़ लोगों को है ये फैसिलिटी दी है। नेक्स्ट डे उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य देते हैं तो कहते हैं हमने 4 करोड़ लोगों को। आपस में ही सामंजस्य नहीं है, आपस में ही ये 3 और 4 करोड़ किस पर? जो रोजगार की इन्होंने बात की थी, हमने 3 करोड़ लोगों को ये फैसिलिटी दी है, ये रोजगार दिया है। प्रधानमंत्री जी आके अगले दिन ही बोलते हैं हमने 4 करोड़ लोगों को दिया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि हर चीज में प्रधानमंत्री जी आके कभी भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। वो सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं, सामने वाले की मन की बात सुनते ही नहीं है। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है समस्या है नहीं है? फिरोजाबाद में 2014 में नगर निगम बना और उसके बाद में सपा की सरकार भी रही और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। इनसे पूछिए, इन दो जितने विकास पुरुष यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में घूम रहे हैं, एक छोटा सा बस स्टैंड ढंग का नहीं बना पाए पूरे जिले के अंदर। जनता धक्के खाती है। 6 ट्रेनें यहाँ पर बंद कर दी गई। कस्बे से भी बदतर रेलवे स्टेशन के हालात हैं। आप जवाब इनसे मांगिए। और आपने जो बात कही है मुझे लगता है बताना चाहिए सर, आपको बताना चाहिए। फिरोजाबाद तो स्मार्ट सिटी वाली लिस्ट में है ना? स्मार्ट सिटी वाली लिस्ट में है या नहीं है? हाँ या ना? दिखाइए जरा वहां पर जनता को। हाँ बता रही है जनता। स्मार्ट सिटी वाले काम बताइए सर, कौन से 5 काम हुए स्मार्ट सिटी वाले? पहला काम देखो, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है। काम पहला काम फरीदाबाद की सड़कें बहुत अच्छी हैं। पहला काम सड़क। दूसरा, फरीदाबाद में बिजली 24 घंटे आती है। बिजली 24 घंटे आती है। मैं जाऊंगी जनता के पास, उनसे जवाब लूंगी। तीसरा काम, फरीदाबाद में मेडिकल जो हॉस्पिटल बना है उसका जो जनता को लाभ मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये तीसरा काम है अस्पताल का। देखिए, चौथा और 5वां स्मार्ट सिटी। चौथा 5वां काम बता दें, इसकी जो ड्रेनेज की पानी की समस्या थी फरीदाबाद की, वो नगर निगम ने खत्म की। पेयजल की समस्या खत्म। और 5वां काम? 5वां काम इस फरीदाबाद को भारतीय जनता पार्टी ने गंगा जल पीने का काम पानी दिया है। पेयजल तीसरा, चौथा और 5वां एक ही बता दिया आपने। मतलब पूरे 5 काम भी नहीं गिना पाए। खैर, आपने जो काम गिनाए हैं पहले। हाँ, जल्दी से जवाब। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल मिथ्या बोल रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं, तब आप समाजवादी पार्टी की सरकार में विधायक थे जब जेड़ा जाल परियोजना आई थी, जेड़ा से चल के फिरोजाबाद पानी वाली बता रहे। आज आप जिस मेडिकल कॉलेज में खड़ी हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने और जेपी नड्डा साहब की केंद्र में सरकार काटा था। हरिओम जी, आप इनकी सरकार के कामों को अपना गिना रहे हो और फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बना रहे हो। अभी भी बाकी अभी भी हमारे नगर नहीं, इन्होंने जो गिनाए हैं, सड़क, बिजली, पानी और साथ ही आपने अस्पताल के बारे में तो बता दिया कि सब आपके काम है। आज भी आप जब शहर में एंट्रेंस करेंगी आगरा की तरफ से, तो आप इस हाथ पर देखिए, जब फिरोजाबाद में घुसती हैं तो इस हाथ पे इतना पानी भरा होगा, इधर आसपाबाद की तरफ जब फिरोजाबाद को छोड़ती है, दोनों साइड जब मुख्यमंत्री या कोई भी आता बड़ा नेता तो ढक दिए जाते हैं। आप डरते हैं जनता के बीच में जाने से, आप केवल बोलते हैं। स्मार्ट सिटी मतलब एक धोखा था जनता के साथ। फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी जनता के साथ क्या धोखा है? देखिए, अगर विकास नहीं होता, अगर समाजवादी पार्टी विकास करती तो नगर निगम भी हार जाती, एमएलए भी हार जाती। चुनाव हार जीत छोड़ो ना एक सेकंड के लिए, वो तो आप पहले भी गिना रहे थे। स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। ये जनता विकास के नाम पर वोट देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए क्या फिर फिरोजाबाद जिले के अंदर जो पिछली बार बीजेपी का आंकड़ा 2017 में 4 विधायकों का था ना, वो घट गया ना, इस बार 2 पर आ गया ना, आधा हो गया। मतलब फिरोजाबाद में बीजेपी ने काम नहीं किया। देखिए, बीजेपी ने इतना काम किया, इतना आजादी के बाद कभी काम नहीं हुआ, वो बीजेपी ने काम किया। आप ही के मापदंड पर मैं बात कर रही थी। चुनावी हार जीत, जनता के बीच चलेंगे। जरा जल्दी से सवाल। हाँ जी, खड़े हो जाइए। क्या सवाल है आपका? किससे सवाल है सर? ये भारतीय जनता पार्टी देश में बेरोजगारी जो फैली है, ना तो शिक्षा पे बात करती है, ना बेरोजगारी पे बात करती है, सिर्फ मस्जिद और मंदिर के मुद्दे में अटकाकर और गरीब जनता को फ्री राशन देकर गुमराह करती है। ओहो, बीजेपी वाले अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जवाब तैयार रखिएगा। हाँ जी सर, खड़े हो जाइए। खड़े हुए सर, किससे सवाल है? बेटियां, मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल है, प्रधानमंत्री से सवाल है कि बेटियां बचाओ का नारा दिया था, बलात्कारियों को 50-50 दिन की पैरोल क्यों देते हो? बलात्कारियों को क्यों सुरक्षा देते हो? बेटियां सुरक्षित नहीं है। और जिन बेटियों के साथ बलात्कार फिरोजाबाद में हुआ है, आज तक उनका जो सहायता राशि मिलती है आज तक नहीं दे पा रहे योगी बाबा जी। जवाब दीजिए सर, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि साहब ये भटका रहे हैं, अटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ इनका दिखावा है।
इसीलिए तो ये लोग हमेशा के लिए साफ हो गए। गरीबों को अनाज मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, महिलाएं और हमारी बेटियों का जो सम्मान बढ़ रहा है इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। इतना सम्मान जो महिलाओं का और बेटियों का भारतीय जनता मतलब ये गलत बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। आप कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान हो रहा है और वहाँ पर जो उन्होंने कहा ये फ्री राशन बांट के गुमराह कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जन कल्याणकारी काम है भाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी से ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल लाई थी, भोजन का अधिकार, आप उस बिल को हटा दीजिए और फ्री राशन दे के दिखा दीजिए। आप कांग्रेस ने इस देश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचा यूपीए। एक मिनट मुझे बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कांग्रेस जब भोजन का अधिकार बिल, कांग्रेस तो 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन नहीं दे रही थी। ना मैं आपको बता दूं, मुफ्त राशन जो मिल रहा है वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मिल रहा है, उनकी मदद के लिए नहीं मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि इन लोगों ने 80 करोड़ लोगों को भुखमरी के नीचे लाके रख दिया। आपने 80 करोड़ लोगों को भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया है, इसलिए आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है। ये विकास है आपका? वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आज भी देश में जो कमजोर लोग थे, जिनके साथ खाने पीने का साधन नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री ने उन गरीब लोगों की स्थिति सुधारने के लिए उनको फ्री राशन भोजन की व्यवस्था की है और जिससे उस व्यवस्था से उनके बच्चे दिक्कत न हो तो पढ़ें लिखें। गरीबी से उबारने के लिए वो कह रहे हैं ये एक तरीके से मदद है, सहायता है जो गरीबों की जा रही है। फिर आप लोगों को क्यों बार बार ये बात चुभती है? आप लोग क्यों कहते हैं कि भिखारी बना दिया 80 करोड़ लोगों को देश के? सही बात ये है, ये फ्री के राशन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये जनता की डीएपी, पेट्रोल, जब राजस्थान में चुनाव होता है तो वही गैस का सिलेंडर 420 का हो जाता है और उत्तर प्रदेश अलग है क्या इस देश से? वहाँ देश के प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि हम गैस का सिलेंडर 400 रुपए का देंगे और उत्तर प्रदेश में आज सिलेंडर कहते हैं 910 रुपए का। चुनाव के लिए करते हैं मतलब ये सारा के लिए आज तक इतने केवल चुनावी स्टैंड लिया है, चुनावी फायदे उठाए, उसके अलावा कुछ नहीं। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है। आप यो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस, इनके खुद विधायक, खुद सांसद आपस में लड़ते हैं सदनों में, आप धमकाते हैं अधिकारियों को बैठा के थानों में। कहाँ का किस्सा है? मैं जवाब ले लेती हूँ, बताइए ना। फिरोजाबाद? जी, इस जिले के कई थानों में आपके लोग बैठते हैं, धमकाते हैं लोग। ये क्या चल रहा है भाई? धमकियां दे रहे हैं बीजेपी के नेता, यहाँ पर विपक्ष के लोगों को दे रहे हैं धमकी। देखिए अब ये इनकी जानकारी, मेरी जानकारी मुझे तो नहीं पता किसी को धमकाया गया हो, ऐसा नहीं, न कोई धमकाने की आज तक शिकायतें आई है। और अगर यही समस्या होती तो इनको 24 में पता लग जाएगा, खाता नहीं खुलेगा, समाजवादी पार्टी 0 पे आउट होगी। समाजवादी पार्टी 0। मुबारक हो, आपके साथ कोई नजर आएगा। जो 14 में आपका हाल हुआ वो होने वाला है 24 में समाजवादी पार्टी का, ये कह रहे हैं हरिओम। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और माननीय प्रवक्ता बीजेपी के स्वयं चुनाव लड़े थे और स्वयं चुनाव हार गए थे। अब ये समाजवादी पार्टी को 0 पे ला रहे हैं। जिस जिले में समाजवादी पार्टी की 1 सीट थी और खुद विधायक थे, अब उस जिले में समाजवादी पार्टी की 3 सीटें हैं। आप बताइए समाजवादी पार्टी 0 कहाँ है? हाँ सर, वैसे ग्राफ तो ऊपर हो गया। आप देखिए, अब आप पूर्व विधायक बन गए। विधायक आप समाजवादी पार्टी के समय में थे, वो कह रहे हैं आप खुद ही चुनाव हार गए बीजेपी में आकर। देखिए वो अलग चीज है, हारना जीतना चुनाव अलग है। देखिए कभी कभी समस्याएं आती हैं, लेकिन हम चुनाव हार गए, अलग चीज है। लेकिन लोकसभा का सदस्य या भारतीय जनता पार्टी का 2 लाख वोटों से जीतेगा। फिरोजाबाद में कह रहे हैं आप? हाँ, फिरोजाबाद से लिख के दे दूं गारंटी। क्या बात है, क्या बात है। आऊंगी, जवाब दीजिएगा। कुछ और सवाल पहले लेंगे जनता के। हाँ जी, क्या सवाल है, किससे सवाल है? समाजवादी पार्टी से हमारा सवाल है कि जिले में 19 लाख वोटर है। 19 लाख वोटर में से क्या कोई प्रत्याशी यहाँ है नहीं जिले का जो चुनाव लड़ सके? यहाँ पे अक्षय यादव सूट आपको पसंद नहीं है? फिरोजाबाद के नहीं है ना, फिरोजाबाद का आदमी होना चाहिए। तो 10 सेकंड और लूंगा। फिर तो पलटकर ये भी कहा जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात के हैं, वो वाराणसी से क्यों चुनाव लड़ने आ गए? 10 सेकंड और लूंगा। रही समाजवादी पार्टी से बेरोजगारी वाली बात, तो आज के समय में जो पढ़ा लिखा युवा है वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार कौन है वो हम बता रहे हैं। बेरोजगार वो है जो रोडों पे छिनैती करते थे, बेरोजगार वो है जो थाने में दलाली करते थे, बेरोजगार वो है जो तहसील की दलाली करते थे, बेरोजगार वो है जो नेताओं के पीछे लग के कमीशन खोरी करते थे, वो बेरोजगार हैं। तरीके से आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही आपने बेरोजगार? मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं बताया, मैंने उनको बताया जो बेरोजगार हैं। घुमा फिरा कर। और वो अक्षय यादव को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अक्षय यादव को यहाँ से क्यों बना दिया आपने उम्मीदवार? वाराणसी से नरेंद्र मोदी क्यों लड़ने आ जाते हैं? सबसे बड़ी बात यह, अक्षय यादव कोई दूर के नहीं है, बगल के गांव सैफई के हैं और वो मैनपुरी जिले में आता है। वो लायक हैं
लोकसभा लड़े, पिछला भी लोकसभा कुछ 26,000 वोटों से हारे, कोई बहुत अंतर से नहीं हारे। उससे पहले खुद सांसद रहे, उनके परिवार से अखिलेश यादव सांसद रहे। नेताजी का इस फिरोजाबाद की जमीन से करीबी लगाव है, इसलिए उनके पिछली बार तो वो चाचा भतीजे की लड़ाई हो गई थी ना, शिवपाल जी सामने आ गए थे तो इसलिए बीजेपी की लॉटरी लग गई, वरना बीजेपी की लॉटरी यहाँ कहाँ लगती है? बसपा का गठबंधन कहाँ जाएगा? गठबंधन भी था बसपा का, 1.25 लाख वोट तो बसपा का था उसमें। 1.25 लाख वोट बसपा का था? बसपा का वैसे वोट कहीं तो ट्रांसफर हुआ नहीं इन बेचारे समाजवादी पार्टी वालों को। 2014 में भी 5 पे थे, 2019 में भी 5 पे रहे। लॉटरी तो आप ही लोगों की नगरी थी। 0 2014 में और 2019 में 0 से पहले जुड़ गया 1 10। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा हल्के में लिया जाता है और एक परफेक्शन बनाने की कोशिश होती है। विधानसभा में कितने विधायक हैं इस बार के? दूसरे नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके सबसे ज्यादा सांसद हैं। तो समाजवादी पार्टी को थोड़ा थैंक यू बोल दीजिए, बराबर में खड़े बोलिए ना, थैंक यू बोलिए यार। अकेले लड़ेंगे तब आप देखना कि अकेले तो 14 में लड़के देख चुके 0 पर, आधे से ज्यादा होंगे, देखना के आधे से ज्यादा होंगे। क्या कॉन्फिडेंस है बीएसपी के? इस कॉन्फिडेंस पर कोई कुछ कहेगा? कुछ और सवाल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सवाल है आपका? हाँ पूछिए। मैम मेरा सवाल बीजेपी से है। अभी भाई ने बोला कि जो बेरोजगार हैं वो रोडों पर घूमने वाले लड़के हैं, लोग हैं, लेकिन इस बार यूपी पुलिस में रिकॉर्ड 50 लाख फॉर्म पहुंचा है जो कभी नहीं पहुंचा। यानी जो 50 लाख जो बेरोजगार हैं वो रोडों पर लड़कियां छेड़ने वाले लड़के हैं। ये सवाल मेरा बीजेपी से है। आप क्या करते हैं? रोजगार की तलाश में? रोजगार की तलाश में, मैं स्टूडेंट हूँ। यानी आपको बुरी लगी मतलब उनकी बात? आपको लगा कि आप पर कमेंट कर दिया उन्होंने? बिल्कुल, बहुत बुरा कमेंट किया है। हर उस स्टूडेंट पे कमेंट किया है जो रोजगार की तलाश में है। दिखाइए भाई साहब का चेहरा। भाई साहब अभी आपने जो बेरोजगारों को लेकर बात की, पीछे से वो स्टूडेंट खड़े हो जाइए, आप भी दिल पढ़ लिया उसने ये बात। वो कह रहा है ये तो हमारी बेइज्जती कर दी है यहाँ पर। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत कीजिए। हम इस वक्त फिरोजाबाद में मौजूद हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सवालों के लिए हाथ खड़े कीजिए जल्दी से। किस किस के सवाल है? वहां कोने में महिलाएं बैठी हुई हैं, उनके सवाल है। हाँ जी हाँ जी मैडम, जो बात हो रही थी बेटियों की सुरक्षा की, ठीक है, तो ये फिरोजाबाद शहर सपा सरकार में गुंडों का शहर माना जाता था, आपको मैं बताऊं, ठीक है ना। और आज जो बेटियां तन कर निकलती हैं गलियों से, चौबारे से, किसी की मजाल नहीं है उनको आंख उठाकर देख सके। अब कोई डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है। बीजेपी सरकार में महिलाएं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, खुल के कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। सपा सरकार में बहनें डर डर के निकलती थी, उन्हें डर रहता था कि कहीं ये गमछा दिखा रहा है कि पार्टी नहीं वो तो हम किसी कोई बात नहीं, पार्टी की कार्यकर्ता है पर महिला तो है। हाँ, खुलकर पार्टी की बात कर रही है, ठीक है। और किसी को यहाँ पर कुछ कहना है? हाँ जी आगे आ जाइए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी जो है बनारस में क्यों लड़ते हैं आगे? वो अपने क्षेत्र में भी लड़ सकते हैं और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत सकते हैं। उन्होंने यूपी का बनारस इसलिए तय किया कि उन्हें हमेशा बनारस से ही लड़ना है और कोई किसी में और ताकत नहीं है, उनको वहां से हरा के दिखा दे। दूसरा सवाल, मतलब अक्षय यादव को लेकर जो सवाल था उसके जवाब में उन्होंने कहा था, मतलब अक्षय यादव आप कह रहे हैं कहीं और से जीत नहीं सकते इसलिए मजबूरन वो यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दीजिएगा। अक्षय यादव कहीं और से जीत नहीं सकते, इस वजह से फिरोजाबाद के सामने अक्षय यादव को बार बार रखा जाता है। हाँ जी आपका सवाल था, पूछिए। जैसा उन मैम ने बताया था, सपा सरकार में हम गर्ल्स इतना सेफ फील नहीं करते थे, जो आज योगी जी के राज्य में हम सेफ फील करते हैं। क्या बात है। ये किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, एक आम लड़की है। पर नाम बताओ अपना। मेरा नाम शिवानी माहेश्वरी है। शिवानी, सुरक्षित लगता है? हाँ, हम पहले लेट नाइट निकलने से पहले बहुत सोचते थे कि नहीं हम नहीं निकल सकते, हमारे लिए सेफ फील नहीं है, लेकिन आज योगी सरकार ने वो कर दिखाया है कि हम घर से निकलने से पहले सोचते नहीं है कि हमें घर से निकलना चाहिए। हाँ, हम सेफ हैं। जहाँ जगह जगह पुलिस खड़ी मिलती है, महिला हेल्पलाइन नंबर उन्होंने चालू किया है हम गर्ल्स के लिए। इस पर तो मुझे लगता है जवाब देना चाहिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता को भी कि जब आप लोगों का राज था तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, जब आप लोगों का राज था तो जंगल राज था। वो बेटी यहाँ पर पीछे मौजूद है, उसने खुद गवाही दी। 112 आज जो 112 कर दिया उसे 100 डायल समाजवादी पार्टी की सरकार में ही लाया गया था। और महिलाओं के लिए जो लखनऊ में महिला सुरक्षा बना है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में लाया गया था। अगर समाजवादी पार्टी के आप ऊपर आरोप लगाती है तो ये सब क्या है? और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, जो गुंडे थे ना मैडम, वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। जो गुंडे थे ना वो तो दल बदलते रहते हैं,
वो केवल अपना दामन बचाने आते हैं। क्या आप यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं? अपने ही पुराने चाचा के ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये बड़ा गजब है, देखिए स्मार्ट सिटी को लेकर जो काम आप गिना रहे थे वो इन्होंने कह दिया जी जब हमारी सरकार थी तब शुरू हुए। अब यहाँ पर सेफ्टी को लेकर वो 112 कह रहे 100 तो समाजवादी पार्टी लेकर आई थी यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। देखिए इनके पास कुछ कहने को नहीं, ये खत्म हो गया, समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, उसकी चर्चा ही करना बेकार है। मैं कहा 0 पर जाएगी, 0 पर। नहीं फिर बचेगा कौन यहाँ पर? ये वैसे ही 0 पर है, आप वैसे ही 2 पर हैं, यहाँ बचेगा ही कौन? बीजेपी कह रही है कोई है ही नहीं यहाँ पर तो टक्कर में। देखिए कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये है कि एक शासन, अच्छा शासन हो चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। लोग वोट तो इसीलिए दे रहे हैं ना क्योंकि उन्हें लग रहा है अच्छा शासन मिल रहा है। नहीं मैडम, 17-22 लगातार लोग जिता रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। हाँ ये सवाल रह गया था, इधर से भी आया था कि साहब आप लोग गुमराह कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वो कहते हैं ना धर्म के नाम की अफीम, वही चटा कर लोग आते हैं, ईवीएम का बटन दबाते हैं, बीजेपी को जिता देते हैं। ये सब दुष्प्रचार करते हैं। हमने पहले क्या, इनके पास न कोई नीति है, न सिद्धांत है, न कार्यक्रम है। मोदी जी के पास विजन है, सिद्धांत है, कार्यक्रम है, नीतियां, देश को आगे बढ़ाने का उनका जज्बा है। और इसीलिए इस देश की पहचान आज पूरी दुनिया में मोदी की वजह से सारी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान है। ये मोदी जी का करिश्मा है, ये मोदी जी का करिश्मा है। 2014, 2019 और अब 2024 हैट्रिक की तैयारी में बीजेपी। आपका सवाल किससे? ये जो लोग कहते हैं धर्म की मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हैं, धर्म हमारी आस्था है, धर्म को बचाने के लिए प्राण दे देंगे, ठीक है ना। और ये जो कह रहे हैं कि अक्षय यादव वहां से आते हैं, मतलब समाजवादी पार्टी में केवल अक्षय यादव लायक है, बाकी सब नेता नालायक हैं। जवाब लेंगे। मेरा सवाल 93 में जब ज्ञान वापी के उस गर्भगृह में इन्होंने पूजा को रोक दिया था, वो क्या धर्म की राजनीति नहीं? समाजवादी पार्टी वाले मुलायम सिंह ने 1993 में उसमें ताला डाल। जवाब दीजिएगा। राजनीति क्या वो धर्म की राजनीति नहीं थी? एक सवाल और है मैम, मैं समाजवादी पार्टी से सवाल करना चाहता हूँ कि आपने एक नेता को उठा के रख लिया है जो आए दिन हिंदू धर्म को टारगेट करता है, स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू धोखा है, सनातन धर्म धोखा है। मैं समाजवादी पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं कि आप अभी कह रहे थे कुछ देर पहले कि अखिलेश यादव सब परिवार राम मंदिर देखने जाएंगे। वो राम मंदिर देखने नहीं आएंगे, राम उन्हें बुलाएंगे। अच्छा, मतलब आपको इस बात पर नाराजगी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है। हर बार हमारे धर्म को टारगेट करते हैं। जवाब लूंगी, ये अपने पूछे उन्हें। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनका एक नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मेरा एक सवाल, जब मेरा नाम मोहम्मद शारिक है, अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, मैंने ये देखा इस देश के ये हालात कि साहब मेरी दाढ़ी को देखा जाएगा, मेरे कुर्ते को देखा जाएगा, कमज़ोर और गरीब को देखा जाएगा, किसी बूढ़े और मजबूर को देखा जाएगा, मस्जिद को देखा जाएगा, दरगाह को देखा जाएगा, कब्रिस्तान को देखा जाएगा और उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा, उस पर जुल्म कर दिया जाएगा उसको। लेकिन शारिक साहब ये बराबर में आपके खड़े हुए हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। आपने क्योंकि दाढ़ी की बात की, आपने यहाँ पे इतनी बड़ी बात कह दी। यहाँ इनकी तो दाढ़ी है सर, इनकी दाढ़ी को नहीं देखा जाएगा और आप कह रहे हैं आपकी दाढ़ी को देखा जाएगा। आपने दाढ़ी रखी भी नहीं है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा सवाल बाकी है। मेरा सवाल ये है, जो बात आपसे मैंने कही, मेरा सवाल ये है कि जो शख्स सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास की बात करता है, आज जब इन पर जुल्म होता है मुसलमानों पर, तो इनकी ये नारा कहाँ चला जाता है? क्या जुल्म हुआ फिरोजाबाद में क्या जुल्म हुआ जहाँ पर आप खड़े? ये जो मामला है फिरोजाबाद संबंध नहीं, पूरे देश के ये हालात हैं। अच्छा, पूरे देश पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। फिरोजाबाद में इतने मुस्लिम दरगाह हैं, किसी एक पर टच किया गया हो? कोई बता दे समाजवादी आदमी, एक से टच नहीं किया गया। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के तहत जाना जाता है। जो अन्न दिया जाता है, जो योजनाएं दी जाती हैं, वो समाजवादी पार्टी और सबको देती है। ठीक है, मैं ऊपर चल रही हूँ, मैं नेताओं के बीच पहुंचती हूँ और जरा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तरफ आपके लिए भी सवाल है और वहीं से आपके लिए भी सवाल आया है ना। उनको ये कहना है कि भाई मुस्लिम जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भले ही मुट्ठी भर भी मुस्लिम हो, अगर वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उनको जवाब दीजिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ऐसे ही लोग समाज को बांटने की बात करते हैं। शारिक साहब आपको जवाब दे रहे हैं, वो सुनिए, जरा गौर से सुनिए। अगर सबसे ज्यादा अनाज
फ्री अनाज किसी को मिल रहा, सूची निकाल लेना, वो मुसलमानों को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक सेकंड, फिरोजाबाद के लोग इस बात को बताएंगे कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के तहत जो घर बने हैं वो इसी फिरोजाबाद जिले में बने हैं, और उसमें भी लाभार्थियों की संख्या मुसलमानों की कितनी है बताइए? पूरी सुनिए। और सबसे ज्यादा गरीबों के आवास अगर सबसे ज्यादा किसी को मिले तो मुसलमानों को मिले। सबसे ज्यादा उज्ज्वला योजना के कनेक्शन किसी को मिले तो मुसलमानों को मिले। तो मतलब ये समाजवादी पार्टी ने लोगों का माइंड इतना करप्ट कर दिया है, उन्हें इतना भ्रमित कर दिया है। धर्म के नाम पर राजनीति की बात आप करते हैं इस तरफ, और यहाँ पर वो कह रहे हैं आप लोगों ने क्या किया था, काशी के अंदर तहखाने में जो पूजा होती थी उस पर रोक लगवा दी थी। समाजवादी पार्टी कभी धर्म पर राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी का एक मुद्दा है विकास। समाजवादी और अभी जो सामने बैठे थे भाई साहब जो आरोप लगा रहे थे, इनका नाम है आदरणीय शैलेंद्र गुप्ता जी। ये 2014 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी में थे। इन्हें जैसे ही देखा कि सरकार बदलने वाली है तो अपना कुर्ता पजामा उठाया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल दिए। अब रही बात यहाँ, हम तो दिल्ली से आए हैं, एक सेकंड, हम तो दिल्ली से आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मजेदार चीज देखने के लिए मिल रही है कि ये सब मिले हुए हैं जी। कभी भी सत्ता देखकर ये लोग पाला बदल लेते हैं जी, और फिर अपनी कुर्सी के चक्कर में वही जबान बोलने लगते हैं। हाँ, जल्दी से जल्दी। बगल में जो प्रवक्ता बीजेपी के वो भी कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। उनको सब जानते हैं, उनको देश के लोग। जी। अच्छा, दूसरी बात, कुछ सवाल है, जल्दी से हाथ खड़े कीजिएगा। अभी दूसरी बात, समाजवादी पार्टी हमेशा किसान की, बेरोजगार की, महंगाई की, छात्र की और बालिकाओं की बात करना चाहती है। लेकिन आपकी बात समझ ही नहीं रही है ना जनता, बार बार चुनाव हार रहे हैं आप लोग। हाँ जी, किससे सवाल है? बीजेपी से सवाल है। 5 साल से बीजेपी के सांसद है, फिरोजाबाद में बीजेपी की सरकार है, कोई एक बड़ी परियोजना लगी है फिरोजाबाद में, बता दें। एक बड़ी नई परियोजना पिछले 5 साल में, बस नाम ले दीजिए आप उनको जवाब दीजिए नाम लेकर परियोजना का। मेडिकल कॉलेज कब बना? मेडिकल कॉलेज कब बना? 2012 की सरकार में आदरणीय जेपी नड्डा जी और प्रोफेसर रामगोपाल के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार। वो तो क्या कह रहे 2012 उस समय नींव पड़ी थी, अगर तैयार हुआ तो नींव समाजवादी पार्टी सरकार में ही पड़ गई थी। ठीक है, यहाँ पर सवाल बहुत है यहाँ पर, जल्दी से। हाँ जी, किससे सवाल है? माननीय विधायक जी से सवाल है मेरा कि कुछ टच किसानों के बारे में हो जाए। तो हम बीजेपी से चाहते थे कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होने जा रही थी, लेकिन अभी तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है किसानों की। बस समय मेरे पास इतना ही है, जल्दी से जवाब दीजिए, इसके बाद मुझे क्लोजिंग करनी है। देखिए, किसानों की जब समाजवादी पार्टी के समय में गेहूं 1800। सर, इधर उधर की बात ना कीजिए ना। 2022 में किसानों की आय दुगनी आपका वादा था, वो कब पूरा होगा? आज गेहूं की मूल्य क्या है? 27 रुपए 26 रुपए कुंटल किसानों का बिक रहा है। ये डोड़ा नहीं है, दूना और क्या, इससे ज्यादा। चलिए, हो गया, मतलब आप कह रहे हैं कर दी। यहाँ पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं हम तो देखिए किस तरीके से किसानों की आय दुगनी करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जनता के सवाल हैं, अभी बहुत से सवाल हैं, लेकिन समय हमारे पास नहीं है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कल काफिला मैनपुरी में होगा, वहीं से आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हम सबको इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।